नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से डिस्कस करने पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है जानते हैं। तो होता क्या है कि किसी भी प्रिज्म से जब कोई लाइट पास कर जाती है, अब कोई भी लाइट पास करती है तो एक पैटर्न बनता है, और जो पैटर्न बनता है फाइन लाइंस का जो पैटर्न बनता है उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब हुआ क्या, लाइट पास की आपकी प्रिज्म से और उसके बाद जो पैटर्न बना वो स्पेक्ट्रम हो गया। स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करता हूं तो स्पेक्ट्रम बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दोनों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम के ऊपर। इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब ये हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, और वो जो एनर्जी इमिट करेगा उसको जब हम लाइट वेव के फॉर्म में निकलेगी उस लाइट को हम प्रिज्म से पास करवाएंगे, और प्रिज्म से पास करवाने के बाद हम उसका पैटर्न जब लेंगे तो उससे जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा उसको हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद जब वो एनर्जी रिलीज करेगा उस एनर्जी को प्रिज्म से पास करा के प्रिज्म से पास कराया और पैटर्न ड्रॉ किया। वो जो पैटर्न बना वो आपका हो जाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी लाइट को पास कराया जाता है, लेकिन पास कराया जाता है एक चेंबर से। पास कराया जाता है आपका चेंबर से। उस चेंबर के अंदर आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे। उन गैसेस मॉलिक्यूल से पास करने के बाद कुछ एनर्जी जो होगी वो गैसेस अब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो बची हुई लाइट है वो पास करेगी उसको, जो हम प्रिज्म से पास करवाएंगे तो उससे जो पैटर्न डेवलप होगा, और उस पैटर्न को हम लोग अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इमिशन स्पेक्ट्रम तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपका कॉन्टिन्यूअस, एक होता है डिसकंटिन्यूअस, और एक होता है आपका बैंड। कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है समझते हैं। कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम वही स्पेक्ट्रम है जो आप लोग ऑब्जर्व करते हैं जब आप व्हाइट लाइट को पास करा देते हैं प्रिज्म से। तो प्रिज्म से होने के बाद ये स्क्रीन होती है, स्क्रीन पर ये आपको पैटर्न बनता है। पैटर्न आपका जो होता है वो होता है विबजियोर का। विबजियोर का जो स्पेक्ट्रम का जो पैटर्न बनेगा स्क्रीन के ऊपर, ये आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब। हमने क्या किया, व्हाइट लाइट को पास करा दिया प्रिज्म से। व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करेगी तो जो पैटर्न बनेगा, ये पैटर्न जो होगा ये आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यहां पर क्या होगा कि ये जो कलर बन रहे हैं इन कलर्स में ये बिल्कुल कंटिन्यूअस हैं, इनमें बिल्कुल भी गैप नहीं है, एक दूसरे से एंड पॉइंट पे मर्ज भी कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही का एग्जांपल हम लेते हैं तो ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है ये आपका डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें हुआ क्या, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में जो लाइंस बनती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग वेवलेंथ की लाइन फॉर्म होती है। होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो ट्यूब होती है ट्यूब में
अंडर लो प्रेशर हम लोग इलेक्ट्रिक स्पार्क पास कराते हैं या लाइट पास कराते हैं, तो वो गैसेस अंदर रहती हैं, लो प्रेशर पर गैसेस अंदर रहती हैं, लो प्रेशर पर गैस जो अंदर रहती है उससे वो लाइट पास करती है, उस स्पार्क की वजह से लाइटिंग होती है। और वो लाइट को जब हम प्रिज्म से पास कराते हैं और उसके बाद जो स्पेक्ट्रम हम नोट करते हैं, जो पैटर्न बन के सामने आता है, वो आपका होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब यहां एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी लाइंस फॉर्म होती हैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूं बैंड स्पेक्ट्रम की। बैंड स्पेक्ट्रम में भी सेम होता है, लेकिन यहां पर मॉलिक्यूल्स से गैस पास कराई जाती है, जैसे कि CN2, NH3। इस टाइप के जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसे आप लाइट पास कराते हैं और लाइट को हम लोग फिर प्रिज्म से पास कराते हैं, और प्रिज्म के बाद जो पैटर्न आपका डेवलप होता है उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। बैंड के फॉर्म में डेवलप होता है, इसलिए आप इसको बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम बात करेंगे कितनी तरह की लाइंस फॉर्म होती है इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। इसमें होता क्या है, लो प्रेशर में हाइड्रोजन गैस को हम चेंबर के अंदर रहते हैं, चेंबर के अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क करते हैं, इसकी वजह से एक ब्लूइश लाइट निकलती है। उस लाइट को जब हम पास करा देते हैं प्रिज्म से पास करने के बाद वो स्पेक्ट्रम फॉर्म करती है, जिसको हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इस पर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी लाइन फॉर्म होती है और वो किस रीजन में लाई करती हैं। तो मैं आपको बताता हूं कुल मिला के 6 तरह की लाइंस के बारे में और किस रीजन में वो लाई करती हैं। पहला होता है लेमन सीरीज। लेमन के बाद आता है बाल्मर सीरीज। उसके बाद होता है पास्चन सीरीज। उसके बाद ब्रैकेट। उसके बाद पीफन और उसके बाद हेम्फ्रे तक हम बात करेंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट आपकी 5 ही होती हैं। लेमन सीरीज जो होता है वो अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन के अंदर आता है। बाल्मर सीरीज आपकी विजुअल लाइट की रेंज में आती है। पास्चन आपका इंफ्रारेड में आता है, इंफ्रारेड IR फॉर इंफ्रारेड। ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड में आती है। पीफन भी इंफ्रारेड में आता है और हेम्फ्रे भी फार इंफ्रारेड में ही आता है, फार इंफ्रारेड। एक बात मैं आपको और बताऊं, कुछ पेपर्स में कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वाज द फर्स्ट सीरीज डिस्कवर्ड एंड द रीजन इन विच इट लाइज। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था, तो मैं आपको बता दूं कि जो बाल्मर सीरीज होती है विजुअल रीजन वाली, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड थी। फर्स्ट डिस्कवर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। फर्स्ट डिस्कवर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं कि वेवलेंथ के ऊपर, कि वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो वेवलेंथ के लिए बेसिकली फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू R 1/x² 1/1 - y²। R यहां पर रेडबर्ग कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट है। इसका वैल्यू आपका होता है R का 109,786 सेंटीमीटर इनवर्स। X और Y जो है आपके वेरिएबल्स हैं। इस तरह से इनको पुट किया जाता है कि जो है Y का वैल्यू
x से ज़्यादा हो। y का वैल्यू हमेशा x से ज़्यादा पुट किया जाता है, इंटीजर्स हैं ये। जब मैं आपको होगा क्या, ये फॉर्मेशन होता कैसे है, होता ये है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक हाइयर एनर्जी के ऑर्बिट में घूम रहा होता है। हाइयर एनर्जी के ऑर्बिट में जब वो घूम रहा होता है और वो लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी जो है इमिट करता है। वो जो एनर्जी इमिट करता है वही आपकी बाद में इस सारी सीरीज का फॉर्मेशन करती है। तो y जो होता है जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा होता है बाहर के, उसका वैल्यू होता है, और x आपका इंटीरियर ऑर्बिट जहां पर वो जाके गिरेगा इलेक्ट्रॉन, उसका वैल्यू होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो सीरीज हैं ये कैसे कैसे फॉर्म होती हैं। यहाँ इनके लिए x और y का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा के x और y का वैल्यू लिखता हूँ। अब हम बात करते हैं कि x और y का वैल्यू क्या होगा इन सारी सीरीज के लिए। तो लेमन के लिए x का वैल्यू 1 होता है, बार्बन के लिए 2, पास्टन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, पिफन के लिए 5। हेम्फ्रे की हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हेम्फ्रे आपको पढ़ना भी नहीं है और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। y का वैल्यू इसके लिए 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। बामा के लिए 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। पास्टन के लिए 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ब्रैकेट के लिए 5, 6, 7 एंड सो ऑन। फंड के लिए 6, 7, 8 एंड सो ऑन। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि सेकेंड ऑर्बिट से जब आपका, या सेकेंड से या थर्ड से या उसके आगे जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनसे जब फर्स्ट में आपका इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ड्रॉप होगा तब आपकी 11 सीरीज का फॉर्मेशन होगा। आप 3, 4, 5, 6 से जब वो 2 में डायरेक्टली ड्रॉप हो जाएगा तब आपकी बामा सीरीज बनेगी। 4, 5, 6 एंड सो ऑन से जब वो 3 में ड्रॉप होगा तो आपकी पास्टन की सीरीज बनेगी। 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन से जब वो गिरेगा 4 में डायरेक्टली तब आपकी ब्रैकेट की सीरीज बनेगी। 6, 7, 8 एंड सो ऑन से जब वो 5 में गिरेगा तो आपकी पिफन की सीरीज बनेगी। अब हम बात करते हैं सीरीज लिमिट की। सारी सीरीज हमने देख ली, अब उन रिस्पेक्टिव सीरीज की लिमिट क्या है उन पर हम बात करेंगे। सीरीज लिमिट की, सीरीज लिमिट को समझते हैं। सीरीज लिमिट को समझने के लिए हमें उस रिलेशन की जरूरत होगी जो हमने अभी भी देखा, 1/λ इज इक्वल टू r 1/x² को मैं जो है n और m से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, x और y को n² माइनस m²। अगर मैं यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली ये आपका एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट होता है ये फॉर्मूला। यहाँ पर आपका z² भी साथ में होता है। z का वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो जाता है, इसलिए वो आपका पिछला वाला फॉर्मूला हो जाता है। बाकी चीजें मैंने पहले बता दी थी। r आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसका वैल्यू मैं लिख चुका हूं। अब हम बात करेंगे लिमिट क्या है। हमने बात की n और m या फिर x और y की वैल्यूज के ऊपर क्या रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं सीरीज की। तो होगा क्या, सीरीज लिमिट यानी कि वो लास्ट जो आपका लाइन फॉर्म होगा रिस्पेक्टिव सीरीज में। अगर मैं लेमन की बात करता हूं, लेमन सीरीज में लास्ट लिमिट क्या होगी, तो लेमन सीरीज की जो लास्ट लिमिट होगी उसके लिए n का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा और m का वैल्यू आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। कुल मिला के ये हुआ कि लेमन सीरीज की अगर मैं लिमिट सीरीज की बात करूं कि आखिरी लाइन कौन सी फॉर्म होगी, तो उसके लिए मैं m का वैल्यू इनफाइनाइट रख दूंगा और n का वैल्यू 1 रख दूंगा। इनफाइनाइट इन्फिनिटी से आपका इलेक्ट्रॉन गिर रहा है 1 की तरफ। सिमिलरली बाकी सीरीज में भी m का वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट रहेगा और n का वैल्यू रिस्पेक्टिवली 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये जो सीरीज है इसका जो वेवलेंथ है ये सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ।
अगर वेवलेंथ का वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी तो आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा होता है। तो एच सी बाय लेमडा, लेमडा अगर छोटा है तो एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी, यानी कि एनर्जी जो होगा वो हाईएस्ट होगा, मतलब हाईएस्ट एनर्जी आपकी इमिट करेगी जब आप इनफाइनाइट से 1 में आके गिरेगा इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, m की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं, n की डिपेंडेंसी में हम लोग इक्वेशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा RZ² और ये 1/n² माइनस 1/इनफाइनाइट का होल स्क्वायर। 1/इनफाइनाइट आपका 0 होता है, तो 1/λ का वैल्यू हो जाएगा आपका RZ², 1/n²। लैम्डा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा n² n² हो जाएगा। n का वैल्यू अब रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। लेमन बार्मन ब्रैकेट पास्चन ब्रैकेट प्रीफंड के लिए इसका वैल्यू रख देंगे, आपको लैम्डा लिमिट मिल जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो आपकी आखिरी लाइन है उसका वेवलेंथ आपको मिल जाएगा रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक जो हमने बात की वो बात थी लास्ट लाइन की। जो लास्ट लाइन थी उसको हमने सीरीज लिमिट किया। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लाइन की कि फर्स्ट लाइन कौन सी होगी। लास्ट लाइन ऑफ सीरीज की बात करने के बाद, लिमिट सीरीज की बात करने के बाद हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन की। कि जो फर्स्ट लाइन होता है किसी भी सीरीज का, उसका क्या कैरेक्टर होता है। तो मैं आपकी बात करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट लाइन की मैं बात करूँगा। तो फर्स्ट लाइन जो होगा उसका जो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ लैम्डा, वो होगा हाईएस्ट, यानी कि वेवलेंथ का वैल्यू ज़्यादा होगा। और हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है। तो अगर लैम्डा का वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी आपकी लो हो जाएगी, तो एनर्जी उसकी हो जाएगी लो। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, जो हमारी पुरानी वाली इक्वेशन थी उसमें जो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक हो जाएगा आपका n और m की जगह रख दोगे आप n+1। m की जगह आपका n+1 हो जाएगा और n की जगह n रहेगा। अब इस n का जो वैल्यू है वो चेंज करेगा 1, 2, 3, 4, 5। तो जो आपका ये रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट बनेगा ये होगा 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। ये कॉमा मतलब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये n और m का रिस्पेक्टिव वैल्यू है, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ। मतलब m की जगह आप एक सीरीज बढ़ा के लिखेंगे, यानी कि अगर 1 में है तो लेमन सीरीज में वो आपका 2 से 1 में गिर जाएगा, तो वो आपका फर्स्ट लाइन फॉर्म करेगा। बार्मर में वो 3 से गिर जाएगा 2 में, तो वो आपका फर्स्ट लाइन हो जाएगा। पास्चन में 4 से 3 में, ब्रैकेट में 5 से 4 में और प्रीफंड में 6 से 5 में। उस फॉर्मूला को हम फिर से देखेंगे। उस फॉर्मूला को अब n और n+1 के टर्म में लिखेंगे, तो वो जो आपका फॉर्मूला है वो हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/n² माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की काउंटिंग के ऊपर। स्पेक्ट्रल लाइंस की काउंटिंग के ऊपर, स्पेक्ट्रल लाइंस को काउंट कैसे करेंगे। स्पेक्ट्रल लाइंस की काउंटिंग का मतलब क्या हुआ, हम समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास अलग अलग स्टेट्स गिवन है, n इज इक्वल टू 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का काउंट का मतलब कि मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो 4th सीरीज से आपका 1 में गिर जाता है, तो कितने तरीके से वो गिरेगा, कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म करेंगे। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होगा वो उसके इक्वल होगा कि कितने तरीके से वो गिर रहा है। तो कितने तरीके हैं आइए हम देखते हैं। हो सकता है वो डायरेक्टली 4 से 1 में ट्रांजिशन कर जाए। इसके अलावा क्या हो सकता है कि वो 4 से 3 में आए और फिर 3 से 1 में आ जाए। इसके अलावा क्या हो सकता है कि वो 4 से 2 में आए फिर 2 से 1 में आए। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि वो 4 से 3 में आए और फिर 3 से 2 में आए और फिर 2 से 1 में, यानी कि इसी की इक्वल। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी फॉर्म हुई, वो हुई 1, 2, 3,
4 5 6 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी फॉर्म होंगी, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी फॉर्म होंगी। फिर से मैं दिखा देता हूँ। एक तरीका था कि वो 4 से 1 में आए, दूसरा था कि वो 4 से 3 में आए, फिर 3 से 1 में आए, उसके अलावा था कि वो 4 से आपका डायरेक्टली 2 में आए, फिर 2 से 1 में आए, और एक तरीका था कि वो 4 से 3 में आए, 3 से 2 में आए और फिर 1 में आए। तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म हो गए। लेकिन एग्जाम्स वगैरह में अगर आपसे पूछ लेगा कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करो, तो आप इस तरह के फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, और इस तरह से आप बना के भी नहीं गिन पाओगे, आपसे मिस्टेक हो सकती है। यहाँ तो 4 तक की बात थी तो आपकी 6 स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म हो गई। अगर 6 से ट्रांजिशन करता वो 1 में, तो आपकी 15 स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म हो जाती। उसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2। n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2, ये आपका नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आप इस फॉर्मूला से निकालोगे। वो आपसे किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में ट्रांजिशन करवा दे, आप ये फॉर्मूला लगा देना। n2 का मतलब हो जाएगा जो आपका हाईयर स्टेट है, मतलब जिस स्टेट में वो है। n1 का मतलब हो जाएगा लोअर स्टेट, जहां पर वो आ रहा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल वो 7 से आपका 3 में ट्रांजिशन कर जाता है, तो आपसे पूछ लिया गया कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे, तो आप n2 माइनस n1 यानी कि 4 माइनस 3 7 माइनस 3 यानी कि 4 इंटू 7 माइनस 3 यानी कि 4 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 2 कर दोगे। इसका वैल्यू हो जाएगा कि 10 स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी फॉर्म हो रही हैं। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस when electron in hydrogen atom undergo the transition from energy level 4 to energy level 2। 4 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो आपको वेवलेंथ बताना है स्पेक्ट्रल लाइन का। हाइड्रोजन एटम है, तो मैंने आपको रिलेशन में भी बताया था कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एक्स, या फिर एन और एम के टर्म में लिखेंगे तो 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। z यहाँ पर हाइड्रोजन एटम यानी कि 1 हो जाएगा आपका, 1 अपॉन लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा r इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर, एन का वैल्यू आपका हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। r का वैल्यू आप जानते हैं कि ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये आपका रेडबर्ग कांस्टेंट हो जाएगा, और बाकी चीजें आपको नोन है। आप लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपका मीटर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना दैट मस्ट बी अब्सॉर्ब्ड इन ऑर्डर टू मेल्ट 5 ग्राम ऑफ आइस। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इज 333 जूल। तो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको नंबर ऑफ क्वांटा निकालना है। तो अगर मैं आइस की बात करता हूं, तो 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए अगर 333 जूल चाहिए आपको, तो आइस आपकी 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, वो होगी 333 इंटू 5। इसको करेंगे, ये आपका आएगा इतनी जूल एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी। अब इतनी जूल आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बाय रेडिएशन ऑफ लाइट की, और रेडिएशन ऑफ लाइट की एनर्जी जो आपको गिवन है वो हो जाएगी आपकी एच न्यू। एच का वैल्यू आप जानते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 4.67 इंटू 10 टू द पावर 13। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा तकरीबन ये इतना हो जाएगा, और ये आपका इसको इतना ही रहने दीजिए। अब आपको नंबर ऑफ क्वांटा पूछा है। नंबर ऑफ क्वांटा निकालने के लिए आप क्या करोगे कि नंबर ऑफ क्वांटा निकालने के लिए, नंबर ऑफ क्वांटा को कैलकुलेट करने के लिए आप जो एनर्जी रिक्वायर्ड है 5 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए, यानी कि 1665 जूल, उसको डिवाइड कर दोगे
ये फ्रीक्वेंसी से जो एनर्जी आपकी आई है यानी कि 6.6 इंटू कितना, इसको आप कैलकुलेट कर दोगे और जो वैल्यू आपकी आएगी वो नंबर ऑफ क्वांटा के बराबर आ जाएगी। ये यूनिटलेस होगा क्योंकि नंबर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशन, वन विथ वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम एंड अदर विथ 2000 एंगस्ट्रॉम। एनर्जी में आपका रेशियो पूछा गया है। अगर अलग अलग वेवलेंथ के लिए तो एनर्जी की वैल्यू आप जानते हो, तो मान लीजिए E1 हम ले लेते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका hc बाय लैम्डा, लैम्डा 1, यहाँ लैम्डा 1 का वैल्यू 6000 है, और एनर्जी ऑफ 2 का हो जाएगा hc बाई लैम्डा 2, लैम्डा 2 का वैल्यू आपका 2000 है। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो E1 अपॉन E2 ये हो जाएगा, और ये आपका hc अपॉन लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 अपॉन hc, hc से hc कट जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, ये हो जाएगा आपका E1 अपॉन E2। E1 अपॉन E2 को और सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 2000 है और ये आपका 6000 है। एक एंगस्ट्रॉम में आप 1 एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू होता है वो आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है। यहाँ ऊपर नीचे दोनों एंगस्ट्रॉम है वो कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगी 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स E1। E2 जो होगा वो 3 टाइम्स E1 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आपका आएगा वो आपका 486 मीटर आ जाएगा, ये नैनोमीटर होगा सॉरी, और ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 5.38 इंटू 10⁻²2। दोस्तों अभी के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हैं, हमारे टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।